प्रोपोर्शनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ में हमेशा आप लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपका राइट हैंड रूल लगेगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास जैसे पी क्यू आर एस है ना, ये आपके पास एक फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, जिसमें आपका आर और एस ये वाला जो लेंथ है एल लेंथ, ये तो फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन पी क्यू जो है ये बहुत ही लाइट वेट का है और ये मूव करेगा लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉस से मैंने दिखाया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो जैसे ही आपका कंडक्टर पी क्यू जो है मूव करता है इनवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, तो अभी स्टार्टिंग में ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिस्टेंस x है ना। जैसे ही ये कंडक्टर लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो इसकी एरिया क्या होगी, एरिया जो रेक्टेंगुलर लूप की होगी वो डिक्रीज करेगी। ये पी क्यू आर एस की जो एरिया है ये डिक्रीज करेगी, मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें क्या होगा, कम होगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे लिंक्ड है इस क्लोज लूप में वो भी डिक्रीज करेंगे। और जब ये डिक्रीज करेगा तो ईएमएफ जो सेटअप होगा इसके अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस, और पी क्यू जो जैसे अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो वहाँ पे इस कारण से क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। और आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है, ठीक है। डायरेक्शन अगर आपको इंड्यूस्ड करना है, इंड्यूस्ड डायरेक्शन करंट के लिए दिखानी है, डिटरमाइन करना है करंट का डायरेक्शन को, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप जैसे लगाओगे, जैसे ये पी क्यू इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें चेंजेस क्या आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लक्स की, तो फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है बी, और एरिया क्या है, एरिया ए। तो एरिया ए जो है, आप यहाँ पे एरिया के बारे में यहाँ पे देखो ना, इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया क्या होगा, तो एरिया ए इक्वल टू होता है लेंथ और विड्थ दोनों, रेक्टेंगल है तो एल इंटू एक्स होती है। तो इस जगह पे आप लिख सकते हो बी इंटू एल इंटू एक्स, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड हो रहा है, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, E इक्वल टू माइनस आपने डी फाई बाई डी टी लिखा था, तो यहाँ पे आप डी फाई बाई डी टी लिख दो, और फाई की जगह पे आप क्या ले लोगे, B इंटू एल इंटू एक्स, तो माइनस डी बाई डी टी, और इस जगह पे आपने ले लिया B इंटू एल इंटू एक्स। लेकिन आपको अच्छे से पता है यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ये लेंथ जो आर एस की लेंथ है एल वो भी कांस्टेंट है। तो ईएमएफ में E इक्वल टू माइनस जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लोगे, B कांस्टेंट है, L आपका कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ आपका x और dt का होगा, ठीक है, dx बाई dt। और ये dx बाई dt जो है ये यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा माइनस v के इक्वल। देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे साइड में, यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाता हूँ, dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस v। निगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो डिक्रीज कर रहा है, x की जो डिस्टेंस है ना ये डिक्रीज कर रही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ BLV जो होगा ये होगा BL और V माइनस V आ रहा है, तो माइनस V को माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो E इक्वल टू आपके पास आएगा B इंटू एल इंटू V। ये आपके पास आपका आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पे, कि जो करंट आप दिखाओगे लेफ्ट हैंड से, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैं एक इस तरह से दिखाता हूँ, ये मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही, तो करंट आपका जो आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड किस में आएगा, इसमें आएगा, नीचे की तरफ। आप करके देख सकते हो, ये डाउनवर्ड करंट यहाँ पे, ये डाउनवर्ड करंट, उसके बाद इधर से करंट अगर आ रहा है तो इधर जाएगी करंट, फिर ऊपर जाएगी, फिर इस तरह से। तो करंट की डायरेक्शन अब आपको मिल गई, ये आपकी करंट की डायरेक्शन हो गई। आइए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आपके करंट की डायरेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी,
करंट की डायरेक्शन को आप समझ चुके हो। देखिए अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने निकाल लिया है तो यहीं इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद हम लोग निकालेंगे इंड्यूस्ड करंट, है ना। तो पूछा जाता है करंट इंड्यूस्ड इन द लूप, तो करंट इंड्यूस्ड इन द लूप क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा। तो बड़ा आसान हो गया अब सारा काम। देखिए यहाँ पे अब मैं ये मान लो कि पहला आपके पास एक आ गया, सेकंड में पूछा गया मान लो कि करंट इंड्यूस्ड इन द लूप। तो क्या करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो देखो, I इक्वल टू वी बाय आर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे I इक्वल टू इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहा हूँ, I इक्वल टू ई बाय आर, और E की वैल्यू आपने यहाँ से क्या निकाली है, बी एल वी। तो बी एल वी अपॉन में आर निकल गया। इंड्यूस्ड करंट के लिए भी आपने फॉर्मूला यहाँ पे आराम से, बड़े ही आराम से निकाल लिया। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट के बाद अभी और भी काम है, वो क्या क्या है। तो पहले अब निकालना है फोर्स ऑन ए मूवेबल आर्म। ये जो मूवेबल आर्म है, जो पी क्यू जो है, ये देख रहे हो पी क्यू, इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा वो देखना है। तो चलिए देखते हैं, निकालते हैं, अगला काम वही करते हैं हमारा नंबर 3 में। फोर्स ऑन अ मूवेबल आर्म। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, बी एल वी, है ना। तो बी आई एल वी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एफ इक्वल टू बिल, बी आई एल, और साइन, यहाँ पे साइन 90 डिग्री होगा, साइन 90 परपेंडिकुलर है इसलिए, तो 90 की वैल्यू तो 1 होती है। बी एल, अब यहाँ पे देखो बी तो आपने लिख लिया, आई की जगह पे क्या लिखोगे, बी एल वी। तो आई की जगह पे बी लिख दिया पहले आपने, बी ये हो गया बी, और आई की जगह पे आप लिखो बी एल वी अपॉन में आर इनटू में आई। तो अब ये ओवरऑल एफ इक्वल टू जो फॉर्मूला आ गया आपके पास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, लेकिन अभी पावर भी हमें निकालना है, फोर्स निकल गया तो पावर भी निकाल लेते हैं। देखिए पावर के लिए क्या कर सकते हो आप, तो यहाँ पे अगला फोर्थ वाला टर्म मैं लिख रहा हूँ, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला तो एक तो मैं जहां तक जानता हूं P इक्वल टू एफ इंटू वी होता है। फोर्स का फॉर्मूला तो आपने निकाला है यहाँ पे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये पावर के लिए फॉर्मूला निकल गया। इसके बाद पावर डिसिपेटेड का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं इससे। हालांकि पावर डिलीवर्ड और पावर डिसिपेशन सब के लिए फॉर्मूला सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पावर है
लेकिन देख लेते हैं मिलता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो नंबर 5 में मैं ले रहा हूँ पावर डिसिपेटेड। पावर मतलब क्या एक्सपेंड हुआ, क्या खर्च हुआ, उसकी डिसिपेटेड मतलब ये हो गया। तो पावर dissipated as joule loss। अब जूल के लॉस मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल टाइप का बात हो गया कि जूल के लॉस में, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल का फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो यहाँ पे मैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर मतलब हीट जो है यहाँ पे पावर के फॉर्म में है, तो इसको मैं P ले लेता हूँ, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपने ये स्टडी किया हुआ है। और हीट इज ए फॉर्म ऑफ वर्क डन होता है, और वर्क डन पर यूनिट टाइम जो होता है वो पावर होता है। तो बाई टी अगर मैं करूं तो ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर मिलेगा आपके पास। अब I का जो फॉर्मूला मैंने निकाला था शुरू में ही वो देख लेते हैं। देखिए BLV बाय आर, तो I की जगह पे आप यहाँ पे रख दो BLV अपॉन में R, इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी इनटू में R, तो ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू में R। एक आर के यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, तो P इक्वल टू कितना मिल रहा है आपके पास, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में R। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला हमारे पास ये आया था, सेम उसी तरह का फॉर्मूला फिर से रिपीट हो गया। तो ये सारा फॉर्मूला जो कि न्यूमेरिकल्स में आपका हेल्प करेगा। इसका एक पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरे पॉइंट पे जहाँ से ये ऑसिलेट कर रहा है ये पॉइंट फिक्स्ड है, और यहाँ से ये जो ऑसिलेट कर रहा है, तो जिस समय ये मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ आ रहा है ना, उस समय इसकी डायरेक्शन देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और जिस समय ये बाहर निकल रहा है ना उस समय इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब बीच में एक ऐसा जगह आया होगा, यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन पे ये आ गया होगा जहाँ पे कि इसको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में चेंज होने के में थोड़ा एक इंस्टेंट टाइम का शॉर्टेज मतलब इंस्टेंट टाइम लगा होगा इसमें। अब ये जो इंस्टेंट टाइम लगा होगा ना, उस समय में ये एक इंस्टेंट टाइम के लिए ये रुक गया होगा। यहाँ पे ये प्रोसेस जहाँ बीच में एक बार थोड़ी देर के लिए ये रुकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स में बार बार चेंजेस हो रहा है और उस फ्लक्स का अपोज करता है ये। जिस समय ये अंदर आ रहा था तो इस प्लेट में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद जिस समय ये बाहर निकल रहा था उस समय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स इसमें जो है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तो यहाँ पे एक टाइम में जो थ्रेडिंग है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी चेंजेस। थ्रेडिंग करने का मतलब ये एक पूरा सर्कल बना रहा है, ऐसे बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, एक रील्ड बना रहा है, एक वर्लपूल बना रहा है, जिसको आप मैंने बताया कि साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस साइंटिस्ट का नाम है फौकॉल्ट, FOCAULT, इसलिए इसको फौकॉल्ट करंट भी बोला जाता है। बहुत बार पेपर में एडी करंट की जगह पे फौकॉल्ट करंट आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है ना, तो इसको फौकॉल्ट करंट हम लोग बोलते हैं। ये क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, पहले एक पूरा मेटेलिक प्लेट था, अब उस मेटेलिक प्लेट को कॉम लाइक शेप में कटिंग कर दी। कटिंग करने से क्या हुआ, इसका अपना इंडिविजुअल एक करंट बन रहा है, इसका एक इंडिविजुअल, इसका भी अपना इंडिविजुअल। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल अपनी सबकी जो है फ्लक्स में चेंजेस आ रही है, और फ्लक्स जिसे इससे लिंक्ड है उसका एक अपना अलग एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से हम लोग एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे एडी करंट पूरा एक लंबा चक्कर लगाता है। लंबा चक्कर लगाने का मतलब, कहने का मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉम लाइक शेप बना भी दूँ, आप देखो जरा,
कि अगर मैं यहाँ पे एक कॉम लाइक शेप ऐसा बना भी दूँ, ऐसा, ऐसा मान लो एक कॉम लाइक शेप बना दिया। ट्रांसफार्मर में भी इसी तरह का एक डिजाइन होता है बना हुआ, तो इसमें करंट जो है ना वो कुछ इस तरह से चलता हुआ दिखेगा, ऐसा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर अब देखो करंट को एक लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, एक लंबा सा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, ऐसा, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये तब जाके ऐसा आके यहाँ से यहाँ पे ऐसा एक लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ना। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट 2 का पार्ट है, जिसमें एडी करंट को रिड्यूस करने का मेथड बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि जो पेंडुलम आपने लिया हुआ है, कॉपर प्लेट, फ्लैट कॉपर प्लेट है ना, जिसमें नैरो स्लॉट्स आपने बनाए हुए हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे जैसे ही स्विच ऑन करते हो तो एडी करंट यहाँ पे सेटअप होता है इस प्लेट के बीच में। लेकिन ये जो एडी करंट है, ये प्लेट जो है स्विंग जो करता है, लॉन्गर ड्यूरेशन इसकी होती है, एक लंबी सी ड्यूरेशन होती है विदाउट स्लॉट। अब यहाँ पे एक छोटा छोटा स्लॉट बना हुआ है, इस विदाउट स्लॉट के एक लंबा सा यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरेशन होता है करंट का। इसके कारण क्या होता है, लूप को एक लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ जाता है इस पूरे इलेक्ट्रोड्स में, और जितना लंबा पाथ ये ट्रेवल करता है उतनी ही रेजिस्टेंस जो होती है इलेक्ट्रॉन की और एडी करंट जो होती है वो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। सफिशिएंटली, मतलब मैक्सिमम रिड्यूस कराया जा सकता है इस तरह के स्लॉट्स बना के, जो कि ट्रांसफार्मर में इसी तरह के स्लॉट्स बनाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पे रिड्यूस करने का एक अलग अलग सा स्लॉटेड कॉपर प्लेट्स के थ्रू, ये जैसे एक स्लॉट बनाया, दूसरा स्लॉट बनाया, तीसरा स्लॉट बनाया, कॉपर प्लेट के थ्रू करंट को हम यहाँ पे आराम से रिड्यूस कर सकते हैं।